नमस्कार दोस्तों। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर वेदरिंग। वेदरिंग एक प्रोसेस होती है जिससे मिट्टी, मृदा या सॉइल बोल लो, उसका निर्माण होता है, वो बनती है। तो इस चैप्टर में हम मेनली जानेंगे कि मिट्टी कैसे बनती है। मिट्टी का हमारी लाइफ में काफ़ी रोल रहता है। खेती करने से लेके घर बनाना या फिर जो भी हमारे इम्पोर्टेंट्स एलिमेंट हो गए, वो सब मिट्टी से ही खोजे गए हैं, मिट्टी से ही निकाले गए हैं। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारी लाइफ का, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि इसका निर्माण कैसे होता है। तो हमारे चैप्टर का नाम है वेदरिंग। वेदरिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें जो रॉक मटेरियल हो गई, रॉक जो है हमारी चट्टाने, वो टूट टूट के छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती रहती है और मिट्टी का निर्माण होता है उससे। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम जानेंगे कि रॉक से लेके मिट्टी तक के बीच का जो सफ़र है, उसके बीच में कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस हो कर रहे हैं उस चीज़ को, कौन कौन सी चीज़ें इसको बढ़ावा दे रही है जिससे कि रॉक मिट्टी में चेंज हो रही है। तो वेदरिंग एक प्रोसेस क्या हो गई, रॉक का मिट्टी में चेंज होने के बीच में जो पूरा सफ़र है, इसके बारे में जानेंगे इस चैप्टर में हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। इस स्लाइड में हम जानेंगे वेदरिंग की डेफिनेशन और अलग अलग ऑथर्स ने क्या क्या ओपिनियन दिए हैं वेदरिंग नाम के टर्म के ऊपर। तो वेदरिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं पहले हम। ये एक मैकेनिकली डिसइंटीग्रेशन क्या हो गया, मतलब भारी फैक्टर या फोर्स के द्वारा जो रॉक है हमारी चट्टाने पहाड़ों पे, उनका टूटना। तो वो हो गया हमारा डिसइंटीग्रेशन, मतलब अलग होना उनका, चट्टानों का पहाड़ों से अलग होना। और केमिकली डिकम्पोजिशन, या फिर उनके ऊपर कुछ केमिकल वगैरह लग के, जैसे एसिड रेन हो गई तो वहाँ से एसिड वगैरह आ गए तो ये केमिकल हो गए, उसके द्वारा इनका चट्टानों का टूटना, उसको बोलते हैं हम वेदरिंग। तो वेदरिंग प्रोसेस क्या हो गई, एक मैकेनिकली डिसइंटीग्रेशन और केमिकली डिकम्पोजिशन होता है रॉक मटेरियल का। ठीक है, हाँ। रिचे जी ने क्या बताया है, रिचे नाम के जियोलॉजिस्ट रहे हैं, उन्होंने वेदरिंग के बारे में अपना आइडिया दिया है। उनका कहना यह है कि लिथोस्फीयर जो है हमारी अर्थ सरफेस की जो अपर वाली लेयर लिथोस्फीयर, जब वो एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर या बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर मतलब हवा हो गई जो हमारा ऊपर हवा वाला वातावरण हो गया, हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी हो गए जो हमारे समुंदर वगैरह है, और बायोस्फीयर मतलब पेड़ पौधे या जीव जंतु। तो जब लिथोस्फीयर इन तीनों के कांटेक्ट में आती है, तो उसके बाद में ये तीनों इनके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं या कुछ चेंजमेंट करते हैं, जिसके कारण से मिट्टी का बनने वाली प्रोसेस स्टार्ट होती है। ठीक है, हाँ। तो इन्होंने क्या बताया वेदरिंग को, इन्होंने वेदरिंग को बताया है कि लिथोस्फीयर का एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर या बायोस्फीयर के साथ में कॉन्टेक्ट में होना। ठीक है। सेलेबी ने क्या बताया है, ये भी एक जियोलॉजिस्ट रहे हैं, उन्होंने बताया है कि वेदरिंग का मतलब होता है कि रॉक का डिकम्पोजिशन या डिसइंटीग्रेशन होना सोयल के अंदर, किसके द्वारा, फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा। फिजिकल प्रोसेस कौन सी होगी, सॉरी, हवा के द्वारा। अगर मिट्टी बनाई जा रही है, जैसे हवा पहाड़ों के ऊपर टकराती है तो रॉक को लुढ़काती है नीचे, तो वो हो गई हमारा फिजिकल। या फिर पानी के द्वारा हो गए, वो भी फिजिकल में आते हैं। केमिकल में हो गई हमारी एसिड रेन। और बायोलॉजिकल प्रोसेस में आ गए हमारे पेड़ पौधे बनते हैं, तो वो भी चट्टानों को तोड़ते हैं, पहाड़ों के ऊपर आते हैं। तो ये सब चीज़ें आएंगी, ये हम नेक्स्ट अभी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है। तो इन्होंने बताया है कि रॉक का डिकम्पोजिशन होना किसके द्वारा, फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा वेदरिंग कहलाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी हम आगे नेक्स्ट स्लाइड को। इस स्लाइड में हम जानेंगे फैक्टर अफेक्टिंग वेदरिंग, मतलब वेदरिंग को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही जानेंगे कि वेदरिंग कितने टाइप की होती है। तो स्टार्ट करते हैं फैक्टर से। सबसे पहला फैक्टर हमारा बता रखा है इसमें, एलिमेंट ऑफ क्लाइमेट। क्लाइमेट का वेदरिंग के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। अब मान लो गर्मी ज़्यादा है, तो उस टाइम पे अगर गर्मी टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उसमें केमिकल रिएक्शंस होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो केमिकल रिएक्शंस ज़्यादा होगी तो जिससे डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक ज़्यादा होगा। तो अगर ज़्यादा गर्मी होगी तो केमिकल्स रिएक्शन ज़्यादा होगी। और अगर ठंड ज़्यादा हुई मान लो, तो ठंड ज़्यादा होने के कारण जो दरारें रहती है उनके अंदर पानी भर गया, उसके बाद में वो पानी बर्फ़ में चेंज हो जाएगा, और बर्फ़ में चेंज होगा तो उसका एरिया बढ़ेगा, जिससे जो रॉक उसके अंदर रहेगी वो डिसइंटीग्रेट होती चली जाएगी। ठीक है, हाँ। तो ठंड का और गर्मी का क्या प्रभाव पड़ता है, अगर गर्मी ज़्यादा रहेगी, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, तो केमिकल रिएक्शन ज़्यादा होगी, उससे वेदरिंग होगी। और ठंड ज़्यादा होगी तो फ्रोस्टिंग, मतलब बर्फ़ जमेगी अंदर दरारों में, और उससे डिसइंटीग्रेशन हो जाएगी रॉक। तो क्लाइमेट का ये फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है।
नेक्स्ट आ रहा है हमारा टाइप ऑफ रॉक्स। वेदरिंग के ऊपर टाइप ऑफ रॉक्स का कैसे प्रभाव पड़ रहा है। अलग अलग टाइप की रॉक होती है, उनमें अलग अलग टाइप से वेदरिंग होती है। अब रॉक की मान लो यहाँ पे तीन टाइप बताई गई है, इग्नीशियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। इसमें से मेटामॉर्फिक जो हमारी रॉक हो गई वो काफ़ी सॉलिड और हार्ड फॉर्म रहेगी, जिसको डिसइंटीग्रेट करना मुश्किल रहेगा। तो टाइप ऑफ रॉक पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे। अगर मान लो इग्निशियस या सेडिमेंट्री रॉक है तो उसका इजीली डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा और उससे मिट्टी बनने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे बजाय की मेटामॉर्फिक वाली से। ठीक है, तो टाइप ऑफ रॉक पे भी डिपेंड करता है, ये भी फैक्टर अफेक्ट करता है वेदरिंग को। नेक्स्ट आ गई हमारी टोपोग्राफी। टोपोग्राफी इसमें बताया गया है कि कोई स्लोप या एंगल रहता है जो पहाड़ी के ऊपर, अगर स्लोप या एंगल ज़्यादा रहेगा तो डिसइंटीग्रेट होने से ज़्यादा गति के साथ ऊपर से चट्टानें नीचे गिरेंगी और जिससे उनमें ज़्यादा टूट फूट ज़्यादा होगी चट्टानों की, और टोपोग्राफी ज़्यादा होने के कारण वेदरिंग ज़्यादा होती है। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई यहाँ पे। फोर्थ हमारा फैक्टर जो अफेक्ट करता है वो है स्ट्रक्चर ऑफ रॉक। रॉक की स्ट्रक्चर कैसी है इस पे डिपेंड करती है चीज़ें। अभी कोई रॉक मान लो बिल्कुल सॉलिड है, और कुछ रॉक ऐसी होती है जिसमें अंदर दरारें होती है, फॉल्ट होती है। अब फॉल्ट वाली में अंदर नीचे पानी जाएगा, पानी जाने से केमिकल रिएक्शंस भी होती है, और साथ में ही अगर ठंड पड़ेगी तो वहाँ पे वो बर्फ़ बनेगा, और बर्फ़ बनने के बाद उस चट्टान को वहाँ से अलग कर देगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ रॉक भी, ये जो भी एक फैक्टर है जो वेदरिंग को अफेक्ट करता है। तो फैक्टर अफेक्टिंग में हो गया हमारा पहला एलिमेंट ऑफ क्लाइमेट। क्लाइमेट का फर्क पड़ता है सर्दी और गर्मी का। टाइप ऑफ रॉक, रॉक किस टाइप की है इससे भी डिपेंड करता है कि वेदरिंग कितनी होगी। टोपोग्राफी पे डिपेंड करता है। और लास्ट हो गया हमारा ये स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स का, कि रॉक्स की स्ट्रक्चर कैसी है। अगर उसमें फोल्टिंग वगैरह ज़्यादा है तो वेदरिंग ज़्यादा होगी। तो ये ऐसे फैक्टर हो गए जो हमारी वेदरिंग को अफेक्ट करते हैं। अभी देखते हैं हम टाइप ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग कितने टाइप की होती है। वेदरिंग हमारे यहाँ पे तीन टाइप की दिखाई गई है। पहली है फिजिकल वेदरिंग, सेकंड है केमिकल वेदरिंग, और थर्ड है बायोलॉजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग को समझते हैं। फिजिकल वेदरिंग क्या हो गई, पानी, हवा इत्यादि के द्वारा अगर रॉक को डिसइंटीग्रेट किया गया है तो उसको बोलेंगे फिजिकल वेदरिंग। मतलब फिजिकल चीज़ें जो है वो अफेक्ट कर रही है किसी रॉक को डिसइंटीग्रेट करने के लिए। केमिकल वेदरिंग क्या हो गया, किसी रॉक का डिके होना। डीके मतलब वहीं पे सड़ जाना, जैसे एसिड रेन हो गई मान लो वहाँ पे, और एसिड रेन होके उस रॉक को गला रही है वहीं पे, तो वो हो गई हमारी केमिकल वेदरिंग। उससे भी मिट्टी का निर्माण होता है। थर्ड है हमारी बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होती है, कोई भी पहाड़ है मान लो, उसके ऊपर अगर पेड़ वगैरह उग गए तो पेड़ की जड़ें नीचे पहाड़ में दरारें बनाएंगी, और वो दरारें बनने के कारण वहाँ से रॉक डिसइंटीग्रेट होगी, और डिसइंटीग्रेट होके मिट्टी का निर्माण होगा। तो तीन टाइप की वेदरिंग हो गई हमारी यहाँ पे, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब फर्दर इसको इलेबोरेट करके हम आगे पढ़ते हैं इनके बारे में, तीनों के बारे में। तो अभी स्टार्ट करेंगे फिजिकल वेदरिंग से, फिर केमिकल वेदरिंग को जानेंगे, और लास्ट में पढ़ेंगे हम बायोलॉजिकल वेदरिंग को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिकल वेदरिंग से। इसमें हम पढ़ते हैं फिजिकल वेदरिंग की डेफिनेशन, और साथ ही जानेंगे कि कितने टाइप की होती है फिजिकल वेदरिंग। तो फिजिकल वेदरिंग की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। फिजिकल वेदरिंग की डेफिनेशन क्या है कि ये प्रोसेस है जो वीकनिंग एंड सब्सिक्वेंट ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, जो रॉक मटेरियल है उसको कमज़ोर करती है और ब्रेक करती है बाय फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस के द्वारा। तो फिजिकल प्रोसेस के द्वारा रॉक को वीक करना या छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, वो फिजिकल वेदरिंग कहलाता है। इसमें कौन कौन से फोर्सेस काम करते हैं, सभी फिजिकली फोर्सेस रहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, एब्रेशन, टेम्परेचर, विंड या फ्रीजिंग, ये सब चीज़ें काम करेंगी, जिसके कारण रॉक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी और फर्दर सोइल बनने की प्रोसेस में चली जाएगी। तो उसे हम कहेंगे फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग के टाइप हमारे यहाँ पे 5 बताए गए हैं। एक एक करके इनके टाइप्स को जानते हैं। पहला हमारा ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, कोई भी पहाड़ है या मान लो चट्टान है, बड़ी फॉर्म में है वो। अब टेम्परेचर फ्लैक्चुएशंस के कारण गर्मी पड़ी सर्दी बनी, तो रॉक जो होती है वो कंट्रास्ट होती है, सिकुड़ती है और फैलती है, जिसके कारण उसके अंदर ब्लॉक टाइप की शेप बनने लग जाती है। तो ब्लॉक टाइप की शेप जो ये बन रही है इसको बोलते हैं ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। नेक्स्ट है हमारा ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन। ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, सर्दी और गर्मी फ्लैक्चुएट टेम्परेचर के कारण दिन में ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, रात को ज़्यादा ठंड पड़ रही है,
तो हमारी जो चट्टान है वो छोटे छोटे पार्टों में टूटना डिवाइड हो जाती है, जिसको बोलते हैं ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन। एक्सफोइलेशन क्या होता है? एक्सफोइलेशन होता है फिजिकली फोर्स के द्वारा, जो फिजिकली फैक्टर अप्लाइड कर रहे हैं उनके द्वारा जो चट्टान है उसमें से, जैसे प्याज होती है ना, हमारी प्याज के छिलके उतरते हैं, इस टाइप की चट्टान के फ्लैक्स टाइप बनने लग जाते हैं, तो उसको हम बोलेंगे एक्सफोइलेशन। फ्रोस्ट वीडिंग क्या होती है? कोई चट्टान है, मान लो उसके अंदर दरार है, पानी भर गया उसके अंदर, बाद में सर्दी पड़ी तो वो बर्फ़ में चेंज हो गया। बर्फ़ का जो एरिया ज़्यादा कवर करता है, वो बर्फ़ वॉल्यूम ज़्यादा कवर करती है वाटर के मुकाबले, तो उसको ज़्यादा एरिया चाहिएगा, जिसके कारण वो फैलेगी, फैलेगी तो चट्टान अंदर से टूट जाएगी, तो उसको बोलते हैं हम फ्रोस्ट वीडिंग। प्रेशर रिलीज मतलब अर्थ के नीचे से प्रेशर रिलीज होने के कारण रॉक जो टूटती है उसको बोलते हैं प्रेशर रिलीजिंग वाला। ठीक है, तो 5 टाइप की फिजिकल वेदरिंग हो गई: ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन, एक्सफोइलेशन, फ्रोस्ट वीडिंग एंड प्रेशर रिलीज। इनमें मेनली कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, एब्रेशंस, टेम्परेचर, मेनली टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा खेल हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, हाँ, तो फिजिकल वेदरिंग आपको समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम, सॉरी, नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे केमिकल वेदरिंग के बारे में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसको। अभी हम देखेंगे केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग क्या होता है? केमिकल वेदरिंग होता है, कोई भी रॉक है वो मान लो अलग अलग सब्सटेंसेस से बनी हुई है, उसके ऊपर एसिड व रेन वगैरह या और किसी फैक्टर के द्वारा एसिड वगैरह गिरता है तो सॉल्यूशन टाइप बनेगा और वो रॉक डिके होने लग जाएगी। तो केमिकल प्रोसेस के द्वारा किसी भी रॉक का डिके होना, डिकम्पोजिशन हो या डिसइंटीग्रेशन होना केमिकल वेदरिंग कहलाता है। ठीक है, केमिकल वेदरिंग में कौन कौन से फैक्टर्स है जो इसको, मतलब मेनली इसमें रोल रहता है किस किस चीज़ का? वाटर हो गया, एसिड रेन के द्वारा वाटर है जो इसका भी काफ़ी रोल है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, एसिड, ये सब रॉक को एल्टर करते हैं, मतलब रॉक को छोटे छोटे पार्टों में तोड़ते हैं। कैसे तोड़ेंगे फर्दर इसको पढ़ेंगे हम केमिकल वेदरिंग के टाइप में। तो केमिकल वेदरिंग की टाइप यहाँ पे बताई गई है। केमिकल वेदरिंग टोटल 7 टाइप की होती है, एक एक करके पढ़ेंगे हम इसको। स्टार्टिंग करते हैं हम सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन वेदरिंग, तो रॉक जो हमारी है उसमें अलग अलग सब्सटेंस रहते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, सिलिकॉन, फेरस, ये सारी चीज़ें रॉक के अंदर रहते हैं। मिट्टी में सारी चीज़ें प्रेजेंट है ना ये, हाँ, तो रॉक में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट रहती है। एसिड रेन हुई या कोई भी वजह से कोई सोल्यूबल सब्सटेंस इनके ऊपर आया तो वो इनको मिक्स करके अपने साथ बहा के ले चला जाता है, उसके बाद में दरारें बच जाती है, तो इससे क्या होती है, रॉक धीरे धीरे डिके होने लग जाती है। तो सॉल्यूशन वेदरिंग क्या हो गई? मिट्टी के अंदर जो हमारे सब्सटेंस हो गए उनको सोल्यूबल बना के अपने साथ बहा ले जाना, सॉल्यूशन बना के अपने साथ बहा ले जाना, तो वो वेदरिंग हो गई केमिकल वेदरिंग, सॉरी सॉल्यूशन वेदरिंग। नेक्स्ट हमारी हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में मेनली आप देख रहे हो, हाइड्रोलाइसिस मतलब यहाँ पे वाटर का काफ़ी बड़ा रोल है। ठीक है, तो कोई भी वाटर में सोल्यूबल कोई सब्सटेंस है, मान लो चट्टानों के अंदर, तो वाटर वहाँ पे पड़ेगा, उस सब्सटेंस को अपने अंदर डिजोल्व करेगा और वहाँ से निकल जाएगा, बह जाएगा, तो इससे क्या होती है, दरारें बन जाती है चट्टानों के अंदर, तो वो हो गई हमारी हाइड्रोलाइसिस वेदरिंग। ठीक है, ये केमिकल वेदरिंग का टाइप है। नेक्स्ट है हाइड्रेशन वेदरिंग। हाइड्रेशन वेदरिंग क्या होती है? ये भी पानी से ही रिलेटेड है। हाइड्रोलाइसिस में पानी क्या करता है, पानी आता है चट्टान को मिक्स करता है और अपने साथ बहा के ले जाता है। हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, जो सब्सटेंस रहेगा, जैसे जिप्सम वगैरह हो गई, इसकी जो चट्टानें रहती है, पानी आएगा उसके साथ रिएक्ट करेगा, ये सभी पानी को सोख लेगी। पानी को सोखने के बाद एक नया सब्सटेंस बनता है जो इजीली वहाँ से रिमूव हो जाता है, इजीली डिसइंटीग्रेट हो जाता है। जैसे कि आयरन है, मान लो आयरन है, चट्टानों के अंदर आयरन प्रेजेंट है, उसका रस्ट हो गया पानी के कारण, पानी वहाँ पे बारिश हुई, उसका रस्ट हो गया, रस्ट होने के बाद वो वहाँ से इजीली डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो हाइड्रोलाइसिस में क्या रहता है कि ऑन द स्पॉट वो डिजोल्व करेगी और वहां से पानी उसको बहा के ले जाएगा, तो दरारें बन जाएगी। हाइड्रेशन क्या होता है, वाटर यहाँ पे रुकता है, नया सब्सटेंस बनता है, उसके बाद में वो वहां से इजीली डिसइंटीग्रेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के बारे में तो आप सबने पढ़ा ही है, मतलब रस्ट लगना एक तरीके से। जैसे कि लोहा प्रेजेंट है हमारा मिट्टी के अंदर, चट्टानों के अंदर लोहा प्रेजेंट है, बारिश हुई, लोहा, लोहे का क्या बन गया, आयरन का बन गया आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड क्या रहता है, इजीली डिसइंटीग्रेट हो जाता है, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, ये भी वेदरिंग का ही टाइप है। कार्बोनेशन क्या होता है? कार्बोनेशन
ये कार्बोनेशंस का एग्जांपल मेनली जो हमारी कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानें होती है ना, उनमें होता है ये कार्बोनेशंस वेदरिंग। कैल्शियम कार्बोनेट की जो चट्टानें रहती है कैसे देखते हैं उसमें, CO2 है हमारी, तो बारिश होगी तो बारिश का पानी और CO2 मिलके बनाता है हमारा कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड जो कैल्शियम कार्बोनेट की जो चट्टानें होती है ना, उसके साथ मिलके कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना देता है। तो ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट बना और वहां से वो कटाव होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। रिडक्शन भी सेम है इसमें। रिडक्शन में क्या होता है, हेमेटाइट जो ओर हो गया उसमें और होता है आयरन का हेमेटाइट, उसमें से ऑक्सीजन निकल जाती है, ऑक्सीजन निकल गई, रिडक्शन हो गया, तो उसका धीरे धीरे वो भी कटाव होने लग जाता है, ठीक है। हाँ, तो इन सभी में मेनली क्या चीज़ें दिखाई गई है कि मेनली जो हमारी मिट्टी है उसमें अलग अलग सब्सटेंसेस पाए जा रहे हैं, ठीक है, जो पानी में डिजोल्व हो रहे हैं या फिर पानी उनको दूसरी फॉर्म में चेंज कर दे रहा है, किसी पे ऑक्सीडेशन कर दे रहा है, एसिड रेन के कारण का रिडक्शन हो रहा है, कहीं पे कार्बोनेशंस हो रहा है, ठीक है। तो अलग अलग केमिकल रिएक्शंस हो रही है जिनके कारण चट्टानें टूट रही है, ठीक है, और डिसइंटीग्रेट हो रही है। मेनली केमिकल वेदरिंग में यही चीज़ें हैं। लास्ट है चैलिनेशंस। चैलेशंस क्या होता है, चैलेशंस होता है कि इसमें हमारी केमिकल और बायोलॉजिकल वेदरिंग दोनों इन्वॉल्व रहती है। पेड़ है मान लो कोई, ठीक है, तो पेड़ की नीचे रूट चली गई, ठीक है, उसके बाद में पेड़ हो गया खत्म, तो रूट धीरे धीरे सड़ने लग जाएगी, चारकोल टाइप बनने लग जाएगा अंदर, जिसके कारण से चट्टानें टूटने लग जाती है, ठीक है। तो इसमें पेड़ के कारण बायोलॉजिकल वेदरिंग भी हो गई और उसका केमिकल भी बन गया बाद में, ठीक है, रिएक्शन करने के कारण। तो चैलिनेशंस में क्या होता है, केमिकल और बायोलॉजिकल वेदरिंग दोनों एक साथ रहती है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं चीज़ों को। सॉल्यूशंस क्या होगा, सोल्यूबल सब्सटेंस आएगा चट्टान के अंदर, मिक्स करेगा कुछ और वहां से निकल जाएगा। हाइड्रोलाइसिस में सेम है, पानी आता है, उसके अंदर जो सोल्यूबल चीज़ें रहेगी उनको घोलेगा अपने अंदर, कैल्शियम वगैरह सोडियम वगैरह है, और वहां से निकल जाएगा, दरारें बच जाएगी। हाइड्रेशंस क्या होता है, आयरन वगैरह है उसका ऑक्साइड बनाएगा, ऑक्साइड वहां से निकल जाएगा, ठीक है। सभी में कॉमन सी चीज़ें हैं, सभी में सेम सेम सी चीज़ें हैं। कार्बोनेशंस में क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट रहता है, वो कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, ठीक है। तो केमिकल वेदरिंग को आप मेनली समझ लीजिए कि केमिकल रिएक्शन के कारण डिकेइंग या डिकम्पोजिशन होता है, जिसके कारण रॉक डिसइंटीग्रेट हो जाती है, ठीक है। हाँ जी, चलिए अभी नेक्स्ट। फिजिकल और केमिकल वेदरिंग हम पढ़ चुके हैं, अभी हम जानेंगे बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होती है, एनिमल्स, प्लांट, ह्यूमन बीइंग या माइक्रोब्स के द्वारा बड़ी बड़ी चट्टानों का छोटे छोटे पार्ट्स में टूटना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग मेनली चार टाइप की है, फ्यूनल वेदरिंग, फ्लोरा, माइक्रोबियल या एंथ्रोपोजेनिक। तो स्टार्टिंग करते हैं, एक एक को पढ़ते हैं, हम जानते हैं थोड़ा इनके बारे में। फ्यूनल वेदरिंग क्या होती है, इसमें मेनली जो चूहे वगैरह हो गए या छोटे मोटे जीव जंतु जानवर है, वो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानों को छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करते हैं। जैसे कि चूहे हो गए, वो बिल खोदने लग गए, ठीक है। खरगोश हो गया, वो नीचे मिट्टी में अपनी जो सुरंग टाइप बना रहा है। अर्थवॉर्म्स हो गए, तो ये सब कीड़े, चींटियाँ हो गई, ये सब क्या रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े टाइप, ये छोटे छोटे जानवर जो बड़ी चट्टानों को धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में करते हैं अपने अंदर अपना घर बनाने के लिए, ठीक है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूनल वेदरिंग। इसमें क्या हो गया, छोटे छोटे एनिमल्स के कारण बड़ी चट्टानें क्या है, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट रही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ्लोरा वेदरिंग। फ्लोरा वेदरिंग में पेड़ हो गया हमारा, पेड़ जो है, पेड़ वगैरह चट्टानों के अंदर उनकी रूट्स है वो दरारें बनाएगी अंदर, और जिसके कारण चट्टानें छोटे छोटे पार्टों में टूटने लग जाती है, तो उसको बोलते हैं हम फ्लोरल वेदरिंग, ठीक है। जानवरों के कारण हो रहा है तो फ्यूनल वेदरिंग, प्लांट के कारण हो रहा है तो फ्लोरा वेदरिंग। माइक्रोब्स क्या हो गया, छोटे मोटे जीव जंतु हो गए, वो रिएक्ट करते हैं चट्टानों के ऊपर, उसको बोलते हैं माइक्रोबियल वेदरिंग, ठीक है, जिसके कारण चट्टानें कमजोर हो जाती है। एंथ्रोपोजेनिक क्या हो गया, इसमें मेनली एंथ्रोपोलॉजी मतलब जो ह्यूमन मैनकाइंड है, जो हमारी पूरी वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, पहाड़ों को तोड़ रहे हैं और पत्थरों को अपने लिए यूज कर रहे हैं घर बनाने में, या कहीं पे भी चट्टानों का यूज कर रहे हैं। तो अपन तो कर ही रहे हैं यार पहाड़ों वगैरह को, तो ये तो वेदरिंग में हो ही गए, तो आपको पता ही है कि हम पहाड़ वगैरह तोड़ तोड़ के और उनके पत्थरों को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो बायोलॉजिकल वेदरिंग में चार पार्ट आ गए, पहला पेड़ वाला, सॉरी पहला जानवरों वाला, दूसरा पेड़ का, तीसरा माइक्रोब्स का, और चौथा एंथ्रोपोजेनिक ह्यूमन काइंड।
ये सभी क्या करते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानों को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने में अपना अपना योगदान दे रहे हैं। ठीक है, तो हम सब भी बायोलॉजिकल वेदरिंग में कहीं ना कहीं अपना योगदान दे रहे हैं या अपना टास्क परफॉर्म कर रहे हैं और बायोलॉजिकल वेदरिंग के अंडर आ रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है। इसमें हमने मेनली जाना कि चट्टानों से लेके मिट्टी तक का सफ़र रहता है, इसमें किन किन बंदों का या किन किन फैक्टर्स का क्या क्या काम रहता है। ठीक है, हाँ जी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।